नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए अब आगे सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उपन्यास चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। बाहर से हिला डुला दो तो दबी राख में आग फिर से लहक उठती है। आशा और महेंद्र की मोहब्बत का उछाह मन पड़ता जा रहा था। वह तीसरी तरफ की ठोकर से फिर जाग उठा। आशा में हंसी दिलगी की ताकत न थी, पर आशा उससे थकती न थी। लिहाजा विनोदनी की आड़ में आशा को बहुत बड़ा आश्रय मिल गया था। महेंद्र को हमेशा आनंद की उमंग में रखने के लिए उसे लोहे के चने नहीं चबाने पड़ते थे। विवाह होने के बाद कुछ ही दिनों में आशा और महेंद्र एक दूसरे के लिए अपने को उजाड़ने पर आमादा थे। प्रेम का संगीत शुरू से ही पंचम के निषाद में हुआ था। सूद के बजाय पूंजी को ही बुनाकर खाने पर तुले थे। अब उसकी अपनी कोशिश ना रह गई। महेंद्र और विनोदनी जब हंसी मजाक करते होते तो वह बस जी खोलकर हंसने में साथ देती थी। पत्ते खेलने में महेंद्र आशा को बेतरह चकमा देता तो आशा विनोदनी से फैसले के लिए गिड़गिड़ाती हुई शिकायत करती। महेंद्र कोई मजाक कर बैठता या गैर वाजिब कुछ कहता तो आशा को यह उम्मीद होती कि उसकी तरफ से विनोदनी उपयुक्त जवाब दे देगी। इस प्रकार इन तीनों की मंडली जम गई, मगर इससे विनोदनी के काम धंधों में किसी तरह की ढिलाई ना आ पाई। रसोई गृहस्थी के दूसरे कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा जतन सारा कुछ खत्म करने के बाद ही वह अपने को इस आनंद में शामिल करती। महेंद्र आजीजी से कहता, नौकर मेहरी को काम नहीं करने देती हो, चौपट करोगी तुम उन्हें। विनोदिनी कहती, काम न करके खुद चौपट होने से तो बेहतर है तुम अपने कॉलेज जाओ। महेंद्र कहता, ऐसी बदली के दिन। विनोदिनी कहती, ना, यह नहीं होने का, गाड़ी तैयार है और जाना तो पड़ेगा। महेंद्र कहता, मैंने तो गाड़ी को मना कर दिया था। विनोदिनी ने कहा, मैंने कह रखा था। कहकर उसने महेंद्र की पोशाक लाकर हाजिर कर दी। महेंद्र कहता, तुम्हें राजपूत के घर पैदा होना चाहिए था। लड़ाई के समय अपने आदमी को कवच पहनाती। मौज मजे के लिए कॉलेज न जाना, पढ़ाई में ढिलाई करना विनोदनी कतई न सह पाती थी। उसके कठोर शासन से दिन दोपहर को भी विनोद एक बारगी उठ गया और सांझ का अवकाश महेंद्र के लिए बड़ा ही रमणीक और मोहक हो उठा। उसका दिन मानो अवसान के इंतजार में रहता। पहले बीच बीच में रसोई समय पर न बनती और महेंद्र को कॉलेज न जाने का बहाना मिल जाता था। अब विनोदनी सारा इंतजाम खुद करके समय पर रसोई बनाती। खाना खत्म होता कि महेंद्र को खबर कर दी जाती कि गाड़ी तैयार खड़ी है। पहले कपड़ों को इस तरतीब से रखता तो दूर था, यही पता न होता था कि वे धोबी क्या हैं या अलमारी की किसी गुफा में पड़े हैं। शुरू शुरू में विनोदनी इन बेतरतीबियों के लिए महेंद्र के सामने आशा को मीठा उलाहना दिया करती थी। महेंद्र भी उस बेचारी की लाइलाज योग्यता पर स्नेह से हंस दिया करता था। अंत में सखी के नेह से उसने आशा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो घर की शकल ही बदल गई। अचकन का बटन नदारद है। आशा झटपट कोई तरकीब नहीं निकाल पाती कि विनोदनी आकर अचकन उसके हाथ से झपट लेती और बात की बात में बटन टाक देती। एक दिन महेंद्र की परोसी हुई थाली बिल्ली ने जूठी कर दी। आशा परेशान हो गई। देखते ही देखती विनोदिनी ने रसोई से न जाने क्या क्या लाकर काम चला दिया। आशा दंग रह गई। अपने खाने पहनने काम और आराम में हर बात में तरह तरह से महेंद्र को विनोदनी की सेवा स्पर्श का अनुभव होने लगा। विनोदनी के बनाए रेशमी जूते उसके पाँव में पड़े। विनोदनी का बुना रेशमी गुलबंद गले में एक स्पर्श जैसा लगा। इन दिनों आशा सखी के हाथों सज सवर कर इत्र मलकर पति के पास जाती। उसमें कुछ तो होता आशा का अपना और कुछ किसी और का अपनी वेशभूषा के रूप और आनंद में वो अपनी सखी से मानो गंगा यमुना से मिल गई थी। बिहारी को अब वह कद्र ना रही, उसकी बुलाहट नहीं होती। उसने महेंद्र को लिख भेजा, कल इतवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। महेंद्र ने देखा ये तो इतवार भी गोबर करेगा।
उसने जल्दी से लिख दिया, इतवार को कुछ जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। भोजन कर चुकने के बाद फिर भी बिहारी खोज खबर के लिए महेंद्र के यहाँ आ गया। नौकर से पता चला महेंद्र कहीं बाहर नहीं गया है। महेंद्र भैया कहकर उसने सीढ़ी से आवाज दी और कमरे में दाखिल हुआ। महेंद्र बड़ा अप्रतिभ हो गया। सिर में बेहिसाब दर्द है कहकर उसने तकिए का सहारा लिया। यह सुनकर और महेंद्र के चेहरे का हाव भाव देखकर आशा तो अचकचा गई। उसने विनोदनी की तरफ इस आशय से ताका कि अब क्या करना चाहिए। विनोदनी खूब समझ रही थी कि मामला संगीन नहीं है, फिर भी घबरा कर बोली, अरे बड़ी देर से बैठे हो, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं अभी यूडी कोलोन ले आती हूँ। महेंद्र बोला, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। विनोदनी ने उस पर ध्यान न दिया। वह जल्दी से बर्फ मिले पानी में यूडी कोलेन डालकर ले आई। आशा को गीला रुमाल देती हुई बोली, इनके सिर पर बांध दो। महेंद्र बार बार कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो। बिहारी हंसी रोककर चुपचाप यह नाटक देखता रहा। महेंद्र ने मन में गर्व करते हुए कहा, कमबख्त बिहारी देखे भी कि मेरी कितनी इज्जत होती है। बिहारी खड़ा था, लाज से कांपते हाथों से आशा ठीक से पट्टी न बांध पाई। यूडी कोलिन की एक बूंद उड़कर महेंद्र की आंख में गिर गई। विनोदनी ने आशा से रुमाल लेकर अपने कुशल हाथों से ठीक से बांध दिया। सफेद कपड़े के दूसरे टुकड़े को यूडी कोलोन से भिगोकर धीमे धीमे पट्टी पर निचोड़कर लगा दिया। आशा घूंघट काढ़े पंखा झलती रही। स्निग्ध स्वर में विनोदिनी ने पूछा, महेंद्र बाबू आराम मिल रहा है? आवाज में इस तरह शहद घोलकर विनोदिनी ने तेज कनखियों से बिहारी को देख लिया। देखा, कौतुक से बिहारी की आंखें हंस रही हैं। उसको यह सब कुछ प्रहसन सा लगा। विनोदिनी समझ गई कि इस आदमी को ठगना आसान नहीं, इसकी पैनी निगाह से कुछ नहीं बच सकता। बिहारी ने हंसकर कहा, विनोदिनी भाभी, ऐसी तीमारदारी से बीमारी जाने की नहीं और बढ़ जाएगी। विनोदिनी ने कहा, मैं मूर्ख स्त्री, मुझे इसका क्या पता, आपके चिकित्सा शास्त्र में ऐसा ही लिखा हो। क्यों? बिहारी ने कहा, लिखा तो है ही। सेवा देखकर अपना भी माथा दुखने लगा, लेकिन फूटे कपाल मेरे, चिकित्सा के बिना ही चंगा हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया का कपाल तो जोरदार है। विनोदिनी ने कपड़े का टुकड़ा रख दिया, कहा, ना हमें क्या पड़ी है, दोस्त का इलाज दोस्त ही करें। बिहारी ने सोचा, दूर दूर रहने से अब काम नहीं चलने का। चाहे जैसे हो, इनके बीच अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। इनमें से किसी को यह पसंद तो ना होगा, लेकिन फिर भी मुझे रहना तो पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना ही बिहारी महेंद्र के व्यू में दाखिल होने लगा। उसने विनोदनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को इसकी माँ ने बर्बाद किया, इसकी बीवी ही बर्बाद कर रही है और तुम भी उसी जमात में शामिल हो गई हो। कोई नई राह सुझाओ। महेंद्र ने पूछा, यानी? बिहारी ने कहा, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कभी कोई नहीं पूछता। महेंद्र ने कहा, उसको बर्बाद करो। बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं है बच्चों, कि दरख्वास्त दे दी और मंजूर हो गई। विनोदनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में वह खूबी ना भी हो तो पराये हाथ से आ सकती है, एक बार देख ही लो पनाह देकर। विनोदनी ने कहा, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भाई, आग की किरकिरी, अपने इस देवर का भार तो तुम ही उठाओ ना। आशा ने दो उंगलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदनी को उल्लू बनाना चाहता है। यह बात उसे चुभी। ने आशा से फिर कहा, तुम्हारा यह भिखारी देवर मुझे इंगित करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा भी तमतमा उठा। दूसरे ही दम वो हंसकर बोला, दूसरों पर यूं टाल देना ठीक नहीं है। विनोदनी समझ गई कि बिहारी सब बंटाधार करने आया है, इसके सामने हथियार बंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी आजी जा गया था। बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है उसी से खुश हैं वो। बिहारी ने कहा, खुद न पढ़ना चाहते हो तो चाहे, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदनी ने कहा, बहरहाल
आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी ये लहर किधर से आती है? व्यंग की हंसी हंसकर विनोदिनी ने आशा को दबाया तो आशा कुड़कर रह गई। बिहारी मुंह की खाकर गुस्से में भी चुप रहा। वह जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं आग की किरकिरी को भेजे देती हूँ। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इसमें महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शकल देखकर बिहारी का आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी ऐसी ही आदत रही है, लेकिन जो सरल हृदय की साध्वी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है, उसका सत्यानाश तो ना करो। अब भी कहता हूँ, ऐसा ना करो। यह कहते कहते बिहारी का गला रुक गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। बुझौल रहने दो, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, तो मैं दो टूक ही कहूंगा। विनोदनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत सुबह की निगाह से देखते हो तो तुम्हारा घर के अंदर आना ठीक नहीं। इतने में विनोदनी एक थाली में मिठाइयाँ लेकर आई और बिहारी के सामने रखी। बिहारी बोला, अरे यह क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। विनोदनी बोली, ऐसी क्या बात है, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी बोला, मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई है शायद, आदर सत्कार को शुरू हो गया। विनोदनी होठ दबाकर हंसी, कहा, आप जब देवर ठहरे, रिश्ते का जोर तो है ही, जहां दावा कर सकते हैं वहां भी क्या मांगना, आदर से आप छीन कर ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं महेंद्र बाबू? महेंद्र बाबू ने कोई टिप्पणी नहीं की। विनोदिनी ने कहा, बिहारी बाबू, आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराजगी से? किसी और को बुलाना पड़ेगा। बिहारी ने कहा, नहीं, जरूरत नहीं, जो मिलता है काफी है। विनोदिनी ने कहा, मजाक आपसे तो पार पाना मुश्किल है, मिठाई से भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं गया, बल्कि उसका साथ दिया। सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया। बोला, बिहारी, तुम अपने हो। विनोदिनी आखिर अपने घर की ही तो नहीं। तुम सोचते समझते नहीं हो, उसे कैसी झिझक होती है। बिहारी ने कहा, अच्छा, तब तो यह ठीक नहीं। उन्हें अगर ऐतराज है तो मैं सामने ना आऊंगा। मैं निश्चिंत हुआ, यह अप्रिय काम इतनी आसानी से बन जाएगा, वो सोच भी ना सका। बिहारी से वो डरता था। वो उसी दिन महेंद्र के घर गया। बोला, विनोद भाभी, मुझे माफ कर दो। विनोदिनी ने कहा, कैसी माफी? बिहारी ने कहा, महेंद्र से मालूम हुआ कि मैं यहाँ आकर जब आपके सामने होता हूँ, इसलिए आप नाराज हैं। आज मैं आपसे माफी मांगकर यहाँ से रुखसत के लिए आया हूँ। विनोदिनी ने कहा, ऐसा भी होता है भला? मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। मेरी वजह से आप क्यों रुखसत होंगे? इतना झमेला होगा यह जानती होती तो मैं यहाँ ना आती। कहकर विनोदिनी मुंह मलिन किए आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए तेजी से चली गई। बिहारी के मन में आया, झूठे संदेह पर मैंने नाहक ही विनोदिनी के मन को चोट पहुंचाई है। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजलक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली, महेंद्र, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली हो गई है। महेंद्र ने पूछा, क्यों, यहाँ उन्हें कोई तकलीफ है? राजलक्ष्मी ने कहा, तकलीफ नहीं, वह कहती है मुझ जैसी विधवा ज्यादा दिन दूसरे घर पर रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र क्षुब्ध होकर बोला, तो ये पराया घर है? बिहारी बैठा था। महेंद्र ने उसे खींची निगाह से देखा। बिहारी ने सोचा था, कल मैंने जो कुछ कहा उसमें निंदा का आभास था। शायद उसी से विनोदिनी का जी रुखा है। पति पत्नी दोनों विनोदिनी से रूठे रहे। आशा बोली, हमें पराया समझती हो बहन? महेंद्र बोला, इतने दिनों में हम पराये हो गए? विनोदिनी ने कहा, हमें क्या, तुम आजीवन पकड़े रहोगे? महेंद्र बोला, ऐसी जुर्रत कहाँ? आशा बोली, फिर ऐसे क्यों हमारे जी को चुराया तुमने? उस दिन कुछ भी तय न हो सका। विनोदिनी बोली, नहीं बहन, बेकार है, 2 दिन के लिए ममता न बढ़ाओ। यह कहकर अकुलाई हुई आंखों से उसने एक बार महेंद्र को देखा। दूसरे दिन बिहारी ने अगर कहा, विनोद भाभी, यह जाने की जिद क्यों? कोई कसूर किया है? उसी की सजा? मुंह फेर कर विनोदिनी बोली, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर है मेरी तकदीर का। बिहारी ने कहा, आप अगर चली गईं तो मुझे यूं ही लगता रहेगा कि मुझसे नाराज होकर ही चली गई हैं।
करुण आंखों से विनती करती हुई विनोदिनी ने बिहारी की ओर ताका और कहा, आप ही कहिए, मेरा रहना उचित है? बिहारी मुश्किल में पड़ गया। रहना उचित है यह बात वो कैसे कहे? अतः धीरे से बोला, ठीक है आपको तो जाना ही है, लेकिन 2-4 दिन रुक कर चली जाए तो क्या हर्ज है? अपनी दोनों आंखें झुकाकर विनोदिनी ने कहा, आप सब लोग रहने का आग्रह कर रहे हैं तो आप लोगों की बात टालकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मगर आप लोग गलती कर रहे हैं। यह कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी पलकों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें तेजी से ढुलकने लगी। बिहारी इन मौन आंसुओं से व्याकुल हो उठा और गंभीरता से बोला, महाजन कुछ दिनों में ही आपने सबका मन मोह लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अन्यथा ना सोचे मन्य विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाहकर भी कोई विदा नहीं कर सकता। आशा घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। घूंघट सरकार कर वह रह रहकर आंखें पोंछने लगी। आइंदा विनोदिनी ने जाने की बात ही न चलाई। बीच में यह जो झमेला खड़ा हुआ था, उसे एक बारगी चुका देने की नीयत से महन ने प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक कराएं। आशा बहुत खुश हो गई, लेकिन विनोदनी राजी ना हुई। उसके तैयार ना होने से आशा और महेंद्र मायूस हो गए। उन्हें लगा इन दिनों विनोदनी न जाने क्यों दूर हट जाना चाहती है। तीसरे पहर बिहारी आया। विनोदनी बोली, जरा देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। मैं नहीं जाना चाहती तो सुबह से दोनों मुझसे रूठे बैठे हैं। बिहारी बोला, नाराज होना उनका बेजा नहीं, आप साथ न गईं तो इनकी जो पिकनिक होगी ईश्वर करे साथ में दुश्मन की भी वैसी ना हो। विनोदिनी ने कहा, फिर आप भी चलिए ना, आप चलें तो मैं भी चलूंगी। बिहारी ने कहा, ठीक तो है, मगर बात यूं है कि कर्म दरअसल कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। बाबू की क्या राय है? बिहारी के प्रति इस पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों भीतर ही भीतर कुढ़ गए। बिहारी को साथ ले चलने की बात से महेंद्र का आधा उत्साह जाता रहा। महेंद्र अब बिहारी को हर तरह से यह जता देने को आतुर था कि उसकी मौजूदगी विनोदनी को कभी पसंद ना आती, लेकिन अब तो उसे छोड़ जाना ही असंभव होगा। महेंद्र ने कहा, बेजा क्या है, अच्छा ही तो है, लेकिन बिहारी तुम्हारा खास ऐब है कि जहाँ जाते हो वहाँ कोई न कोई हंगामा मचाने से बाज नहीं आते। या तो वहाँ आसपास के बच्चों की जमात जुटा लोगे, या फिर गोरों से मारपीट की तो नौबत आ जाएगी। क्या कर बैठोगे क्या? बिहारी महेंद्र की अनिच्छा को समझ गया। मन ही मन हंसा, बोला, दुनिया में यही तो मजा है, क्या से क्या हो जाए, कहाँ कौन सा फसाद खड़ा हो जाए, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो विनोद भाभी तड़के ही चल देना, मैं समय से हाजिर हो जाऊंगा। सामान और नौकरों के लिए एक थर्ड क्लास और उन लोगों के लिए एक सेकंड क्लास की बग्गी लाई गई। खासा बड़ा एक पैक बॉक्स के लिए बिहार ठीक समय पर हाजिर हो गया। महेंद्र ने कहा, अरे ये फिर क्या उठा लाए, नौकरों वाली गाड़ी में तो अब यह आएगा नहीं। बिहारी बोला, आप परेशान ना हो, मैं ठीक किए देता हूँ। विनोदनी और आशा गाड़ी पर सवार हुए। बिहारी का क्या करें, महेंद्र जरा आगा पीछा करने लगा। बिहारी ने अपना सामान गाड़ी के ऊपर पटका और आप कोच बॉक्स पे जा बैठा। महेंद्र के जी में आया, वह सोच रहा था जाने बिहारी अंदर ही न बैठ जाए। विनोदनी ने परेशान होते हुए पूछा, कोच बॉक्स से गिर तो नहीं पड़ेंगे बिहारी बाबू? बिहारी बोल उठा, आप फिक्र न करें, गिरना या बेहोश हो जाने की भूमिका नहीं। गाड़ी जैसे ही खिसकी महन ने कहा, ना हो तो मैं ही ऊपर आ जाता हूँ, बिहारी अंदर आ जाए। आशा ने जल्दी से उसकी चादर खींचते हुए कहा, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विनोदनी बोली, आपको आदत नहीं है, क्या पता गिर विर पड़े। जोश में आकर महन ने कहा, गिर पड़ूंगा, हरगिज नहीं। और वह गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। विनोदनी, तो हम मत आप बिहारी बाबू पर लगाते हैं, मगर हंगामा तो मचाने में बेजोड़ आप ही हैं। महन ने जरा मुंह लटका कर कहा, अच्छा एक काम करें, मैं एक और गाड़ी लेकर चलता हूँ, बिहारी यहाँ आ जाए। आशा ने कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। विनोदनी बोली, और मैं तब गाड़ी से ही कूद पड़ूंगी। होते होते झंझट आखिर निपट गया। रास्ते भर महेंद्र बड़ा गंभीर रहा। गाड़ी दमदम के बगीचे में पहुंच गई। नौकरों वाली गाड़ी बहुत पहले ही रवाना हुई थी, लेकिन अभी तक उसका पता न था।
शरद का सवेरा बड़ा ही सुहाना, धूप निकल आई थी। ओस की बूंदें सूख चुकी थीं, पर निर्मल प्रकाश से पेड़ पौधे झिलमिला रहे थे। दीवार से लगी हर श्रृंगार की कतार थी। नीचे फूल बिछ गए थे। मैं खुशबू फैल रही थी। कलकत्ता की ईंटों की ऊंची दीवार के घेरे से बाहर आकर आशा बन की हिरनी सी चंचल हो उठी। विनोदनी के साथ उसने ढेरों फूल बीने, पेड़ से शरीफे तोड़े और नीचे बैठकर खाए। दोनों सखियों ने पोखर में देर तक स्नान किया। एक निरर्थक आनंद से इन दो नारियों ने पेड़ों की छांव और छिटकी किरणों, पोखर के पानी और कुंजों के फूल पत्तों को पुलकित सचेतन कर दिया। दोनों सखियां नहा आईं। देखा, नौकर वाली गाड़ी अब भी नदारद है। महेंद्र बंगले के बरामदे में बिछी एक चौकी पर बैठा बैठा उदास होकर एक विलायती इश्तिहार पढ़ रहा था। विनोदिनी ने पूछा, और बिहारी बाबू? संक्षेप में महेंद्र बोला, पता नहीं। विनोदिनी ने कहा, चलिए उनको ढूंढते हैं। महेंद्र ने कहा, आखिर उन्हें कोई चुरा कर तो नहीं ले जाएगा? ढूंढे बिना भी मिल जाएंगे। विनोदिनी ने कहा, मगर हो सकता है आपकी फिक्र से वो बेहाल हो रहे हों। चलकर उन्हें दिलासा ही दे आए। तालाब के किनारे बंधा हुआ विशाल बरगद था। उसी के चौतरे पर बिहारी अपना पैक बॉक्स खोलकर मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रहा था। जैसे ही ये लोग पहुंचे, उसने सबको चौतरे पर बिठाकर एक एक प्याला गर्म चाय और तस्तरी में दो एक मिठाइयाँ देकर उनकी खातिरदारी की। विनोदनी बार बार कहने लगी, गनीमत है बिहारी बाबू, आप सारा साल अंजाम साथ लेके आए, वरना चाय न मिलती तो क्या हाल होता महेंद्र बाबू का। चाय मिली तो महेंद्र जी उठा, फिर बोला, ये सब बिहारी की जाती है। आज आए हैं हजरत पिकनिक को और यहाँ भी बदस्तूर सारा इंतजाम उठा लाए हैं। इसमें मजा नहीं रहता। बिहारी ने कहा, अच्छा तो चाय का प्याला वापस कर दो। तुम चाय पिए बिना मौज करो, चू भी ना करूंगा।